एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पार्लियामेंट के अंदर जारी हंगामा आराई थक चुकी हुकूमत और अपोजिशन में पार्लियामेंट की हद तक मुफाहमत भी हो गई है। अच्छी खबर है, मगर कई सवालात हैं जो अभी तक गर्दिश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये हुआ क्यों, फिर जिस तरीके से अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया क्या इसके पीछे कोई बाकायदा मनसूबाबंदी थी, और सबसे बढ़कर ये कि इतनी शदीद कशीदगी के बाद अचानक ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दोस्ती मुफाहमत कैसे हो गई। कल सारी कौम ने देखा कि कैसे तमाम अरकान पार्लियामेंट जो कुछ रोज पहले दस्तों गरेबा थे अच्छे बच्चों की तरह अदब से ईवान में बैठे रहे। कौन था जिसने अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इतनी ज्यादा चपकलिश के बावजूद सुलह करवा दी। ये सवाल और भी इसलिए उठा कि कल हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी ने एक बात की। लेट्स वॉच। स्पीकर की कोशिश नहीं रंग लाई, एक फोन रंग लाया, एक फोन कॉल, एक टेलीफोन कॉल। चलो मैं आपको खबर दे देता हूँ, तीनों पार्टी के काबिल एहतराम रहनुमा बैठे हैं। कल तीनों के लीडर अहम ताकतवर हल्कों ने कहा बच्चे आओ जरा तुमसे बात करनी है। बस इससे आगे मैं नहीं बोलूंगा, इनसे पूछ ले, नहीं तो मुलाकात का टाइम और जगह और नाम मैं बता दूंगा। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच असद उमर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। क्योंकि मामला यही है, अच्छी बात है कि दोस्ती हो गई, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि दोस्ती किसी और ने करवाई। कैसे हुई ये दोस्ती? अच्छा, पहली बात तो ये पता नहीं आपको कौन सी दोस्ती नजर आई है, मुझे तो कोई दोस्ती नहीं नजर आई। एक एक्सेप्शनल सूरत हाल। सर आप लोग सर नहीं फाड़ेंगे एक दूसरे के तो हम इसको दोस्ती समझेंगे। लेकिन आप लोगों ने एग्जाम्पल ये सेट कर दी है। अच्छा, पिछले 3 साल में एक दिन हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए था, एक दिन हुआ है। और वो जब हुआ उसके बाद अगले दिन फिर कोशिश की गई, फिर हम लोग साथ बैठे, फिर कोशिश की गई। और अभी शहबाज शरीफ ने बोलना ही शुरू किया था तो मेरे ख्याल में 2 या 3 मिनट के बाद उन्होंने सैनिटाइजर की बोतल उठाई मुस्लिम लीग नून वाले ने और मार दी अकरम चीना की आंख के ऊपर, और वो फिर अबैंडन कर दिया गया। मेरे ख्याल में उसके बाद से पहले अपोजिशन को शायद वो उस वक्त नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि सियासी तौर पर इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया उसका, तो शायद फिर उनको भी समझ में आई कि ठीक है, जितना भी हमने इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना था वो ले चुके हैं और अब आगे बढ़ना चाहिए। ऑपोजिशन को पॉलिटिकल माइलेज मिला इससे आपके ख्याल से? ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल ऑपोजिशन की ये असेसमेंट थी कि इस लड़ाई झगड़े से उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है। ये मेरी असेसमेंट है, ये उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उनके रवैये से, उनके कमेंट से लग रहा था कि वो ये समझते हैं कि इससे उनको कोई सियासी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अगले दिन तक वो सारा मुगालता ख़त्म हो चुका था उनका, तो वो फिर सेंसिबल डिसीजन मेकिंग पर आ गए। असद उमर साहब, ये एहसास आप लोगों को भी हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जिसको रिएक्शन कह रहे हैं, ऑपोजिशन कह रही है कि आप लोगों ने किया, ये तो चले डिबेटेबल है, लेकिन ज़्यादा जो फुटेज थी उसमें आपके मेंबर्स नजर आए थे, आप नहीं नजर आए, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें नजर आए जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, खासतौर पे डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। इन लोगों की फुटेज देखकर ही ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि ये कोई प्लान्ड तरीका था एहतजाज करने का। पहली बात तो अगर ये प्लान तरीका एहतजाज का होता तो आई एम श्योर शफकत महमूद और परवेज खट्टक इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते थे, इतनी उनकी वो मम्मी डैडी परफॉर्मेंस है उसके अंदर। लेकिन देखे इसकी प्लानिंग, इसकी प्लान आपने क्यों नहीं दी थे? वो इतनी बेजरन से बेचारे दोनों काम कर रहे थे जिससे किसी को कोई खतरा हो नहीं सकता था। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, प्लान किसने किया उसका अंदाजा सिर्फ इसलिए लगा लें कि ये सारी फुटेज आई कहां से। ये जो सारे आप वीडियोस की बात करें, ये वीडियोस आए कहां से? जो ऑफिशियल वीडियो है उसके अंदर तो दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर किताबें भी फेंक रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। और अगर आप वो ऑफिशियल फुटेज देखें जो बनी हुई है, जो पब्लिकली रिलीज हो चुकी है, उसके अंदर जो पहली किताब उड़ती हुई आती है वो स्पीकर जैसे बैठे हुए और सामने देख रहे हैं, दाएं तरफ उनके हुकूमत है और बाएं तरफ उनके जो है वो अपोजिशन है। वो बाएं तरफ से हुकूमत की तरफ एक किताब उड़ती हुई आई थी और फिर उसके बाद दोनों तरफ शुरू हो गया जो प्रॉपर फुटेज है। बाकी तो ये सारे मुस्लिम लीग नून के MNAs जो हैं वो पहले से तैयार खड़े वहां पे वीडियोस, तो जाहिर है उन्होंने अपने लोगों की तो वीडियो नहीं बनानी, उन्होंने तो वीडियो बनानी है उनकी जो PTI वाले कर रहे हैं। तो ये इतनी सोच समझ के आए थे, पहले से उन्होंने प्लान किया हुआ था, वो वीडियो लेने के लिए तैयार खड़े थे। हमारे तो कोई बंदे नहीं थे वहां पे तैयार वीडियो करने के लिए, ये पहले से क्यों तैयार खड़े हुए थे? इसका मतलब
उसी की वीडियो बनी जिसने किया, आपने नहीं ऐसा कुछ किया। नहीं, PMLN का ट्रैप तो नहीं था कि गिर गए इतने मासूम पीटीआई वाले, उनको समझ ही नहीं आई। बिल्कुल फरिया, बिल्कुल गलत बात। देखे, जिसने नहीं किया उसको इजाद नहीं किया गया, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन हर कोई जिसने किया वो नजर आया बिल्कुल भी नहीं उसके अंदर। और वही मैं बोलो ना कि वो फुटेज जो टीवी पे ज्यादा चली है जो ऑफिशियल, वो तो फवाद चौधरी रिलीज कर चुके हैं ना, जो पीछे के कैमरा से, ऊपर सिक्योरिटी के कैमरा से, वो सबने देखी है। मुझे उसके अंदर बताया ना कि उसके अंदर ये क्यों नहीं नजर आता। मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा है कि जिस वक्त ये शुरू हुआ काम, तो लिटरली पहला जब ये चीज हुई तो उस वक्त वीडियो बन रहा था वहां मुस्लिम लीग नून वाले। मुझे ये बताइए कि इनको कैसे पता था कि अभी कुछ होने वाला है? तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर का उस वक्त कैमरा क्यों नहीं चल रहा था? ये कैमरे सिर्फ जो है वो अपोजिशन वालों के क्यों चल रहे थे? वो वीडियोस पहले क्यों तैयार थी? इसका जवाब देना मुझे। वो अचानक, क्या नॉर्मली होता है क्या रोजाना आके वहां पर मुस्लिम लीग नून के MNAs जो हैं, वो मतलब एक खास खातून है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से वहां पे वीडियोस बनाने की तैयारी करके खड़ी हुई थी। क्या ये नॉर्मल बिहेवियर है? क्या रोजाना ऐसा होता है? हरगिज नहीं होता ना। उस दिन क्यों था? क्या उनके पास खबर थी जिसकी वजह से, क्या खबर थी उनके पास, क्या खबर थी उनके पास जिसकी बुनियाद पे उनको पता था कि अब कुछ वीडियो पे बनने वाली चीज आने वाली है? वो पहले से कोई प्लानिंग की हुई थी तो उनको पता था ना। So जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, let's listen to him. ये चाहते थे कि ऑपोजिशन को मौका ना मिले कि हम इनका थर्ड फोर्थ जो PTIMF बजट है उसको अवाम के सामने ना एक्सपोज करें। ये समझते थे कि तमाशा करके वो अपने 4% ग्रोथ का झूठा कहानी को सच में साबित कर सकेंगे। जिस तरीके से आपने अपना रोल नहीं अदा किया, उस चेयर, उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, जिस तरीके से उसकी तौहीन की, कोई जमहूरी पसंद पार्लियामान का मेंबर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सवालात स्पीकर पे भी उठ रहे हैं असद उमर साहब, ऑपोजिशन भी ये बात कह रही है, क्या स्पीकर इसको रोक सकते थे आपके अच्छा, पहली बात तो ये कि ये वाकई में बड़ी जबरदस्त साजिश की तहरीक इंसाफ ने कि असेंबली के सेशन के अंदर हुल्लड़बाजी हो, शोर हंगामा हो, और इतनी जबरदस्त प्लानिंग की कि जिस वक्त शौकत तरीन बजट पेश कर रहे थे, तहरीक इंसाफ ने तमाम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों को सीटियां भी दी कि तुम सीटियां भी बजाओ, उनके हाथ में कागज भी दिए कि तुम कागज भी फाड़ के उठा लो, उनको अपनी सीटों से उठा के हुकूमत के बेंचों के सामने भी ले आए, और वो पूरी 1.5 घंटे की स्पीच के अंदर उन्होंने तूफान खड़ा रखा। ये सारा तहरीक इंसाफ ने किया था। कुछ तो खुदा की कसम इनसे बोले कि ये समझते हैं कि लोग पागल हैं, ये अंधे हैं, या उनका कोई हाफजा कोई नहीं है, को खुदा का खौफ करें। क्या जो बजट की स्पीच प्रेजेंट हुई थी उसके अंदर बिल्कुल खामोशी थी, और उसके बाद जिस वक्त रिस्पांस आया, तो जब ये शुरू हुई थी हंगामा आराई, ये इसकी इब्तिदा जो की थी वो ऑपोजिशन ने की थी, सारे पाकिस्तान ने देखा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। कोई तहरीक इंसाफ वाला तो नहीं शौकत तरीन की स्पीच के अंदर इंटरप्शन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बात बिलावल ने बिल्कुल सही की, जड़ इस फसाद की जो है वो है यही कि वो माशी तरक्की जिसको ये सोच नहीं सकते थे, वो कामयाब बजट जिसका ये सोच नहीं सकते थे, ये इनकी इस वक्त बौखलाहट और परेशानी है कि हम बयानियां यहां से हटाकर किस तरीके से हम ले जाएं किसी और चीज के ऊपर, और ये इल्जाम तराशी और ये सब शुरू हो जाए और लोग बजट की बहस को भूल जाएं। अब आ जाए स्पीकर के ऊपर इल्जाम, ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी टेलीविजन पे एक होता है हीट ऑफ द मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट पे भी कोई शख्स मैंने कम से कम 8 साल के अंदर नहीं देखा, चाहे कोई नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, JUI को, PTI को, किसी ने आज तक इस तरीके से जाके स्पीकर के साथ बदतमीजी की हो कि उसको बोले कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा। उन्होंने शाम को टीवी पे गए, उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल कहा था और मैं मारूंगा जूता, बिल्कुल सही, मेरे शो में ही कहा था उन्होंने, लेकिन फिर एक्शन लेते स्पीकर उसके ऊपर। बिल्कुल 100% दुरुस्त है, हमारा भी स्पीकर साहब से गिला बनता है। इन्होंने इतनी ढील दी है इन ऑपोजिशन वालों को, जो लिटरली हैज अलाउड देम टू गेट अवे विद मर्डर। हम बिल्कुल ये चाहते हैं, हमारा मुतालबा ये है कि स्पीकर साहब एक्शन लें, चाहे जो भी हो, चाहे तहरीक इंसाफ वाला हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून वाला हो। मुझे मंतक की कॉमन सेंस की बात बताएं, असेंबली के अंदर हंगामा शोर। असद साहब, ये तो
ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक्शन ले, अभी ले लें, चले। शाहिद खाकान अब्बासी वाली बात थोड़ा अरसा हो गया, क्यों छोड़ ये दें? तो अभी हुई थी, क्यों छोड़ गालियां दे रहे थे लोग, क्यों छोड़ जो दें? गलत काम करे थे उन सबको वापस नहीं, बुला क्यों लिया छोड़ पार्लियामेंट दें? में। क्यों छोड़ दें उनको भी तो वापस नहीं, बुला क्यों लिया। छोड़ दें उनको? ये क्यों आपने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी को छोड़ दें? आपके प्रोग्राम पे हुआ हुआ है, आप मुझे बताएं। इनके खिलाफ तो एक्शन ले ले, इनके खिलाफ तो नहीं 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 फरिया, आप पहले इस बात का जवाब देंगी, मुझे आप जवाब बताएं। चलिए उनके खिलाफ भी ले ले, सबके खिलाफ ये ले बात ले, हुई, सबके खिलाफ ये ले बात ले, हुई, एक्शन तो ले। ये बात हुई, बिल्कुल लेना चाहिए, मैं तो 100% इत्तेफाक करता हूं। देखें ये एक्शन है कि उनको एक दिन बाद कह दिया वापस आ जाए पार्लियामेंट में, ये कौन सा एक्शन है? They're all back in the parliament. मैं तो कह रहा हूं एक्शन लेना चाहिए, मैं तो आप वाला मुतालबा कर रहा हूं, सिर्फ आप कह रही है कुछ लोगों को छोड़ दो, बाकियों पे एक्शन लो। मैं कह रहा हूं क्यों छोड़ें किसी को भी, जिसका भी ऑन रिकॉर्ड है ये काम, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं तो आपसे मुतालबा करता हूं, देखें बिल्कुल आप ठीक जिस वक्त स्पीकर, तो फिर जो ऑपोजिशन का मुतालबा है कि मुराद सईद के खिलाफ भी एक्शन लें क्योंकि वो डेस्क पे चढ़े थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी लें, उनके नाम मिसिंग है, तो आप इसको भी और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भी लें, फिर सबके खिलाफ आपके ख्याल में उस दिन जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिर्फ 3 लोग थे जिनको किया गया है, जिन्होंने कुछ किया था वहां पर? किताबें फेंकने वाले आपको 3 नजर आ रहे थे, किताबें आप थे वहां पे, सुनिए ना, सही, आप स्पीकर से पूछें। आप फरिया आज आपकी बड़ी ही अनयूजुअल इंटरव्यू हो रहा है जिसमें आप बात ही नहीं करने दे रही हैं। हम बहस तो नहीं कर रहे ना, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे जवाब तो देने देना। ठीक है देखें जो आपने कहा कि ये सिर्फ 3 लोग नहीं थे जो किताबें फेंकी, जो किया डेकोरम के खिलाफ, वो ज्यादा लोग थे, तहरीक इंसाफ के बिल्कुल थे। क्या मुस्लिम लीग नून की साइड पे सिर्फ 3 लोग थे? वहां पे भी तो 50 लोग थे ना। सवाल ये नहीं है, स्पीकर साहब ने ये कहा कि इतनी हंगामा आराई हुई है, मैं सबके खिलाफ, ये उनका फैसला ना, हमारे से तो नहीं वो इजाजत लेके करते, वो एक इंडिपेंडेंट ओहदे के ऊपर बैठे में वो खुद अपने फैसले करते हैं। अगर हमारी मर्जी होती तो हमारे तो किसी जो मेंबर उनके खिलाफ एक्शन ही ना होता। उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा जो गलत बात हुई वो फिजिकल लड़ाई थी या जिसने अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, और उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। जो भी उनको नजर आया कैमरे के अंदर उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। इससे ज्यादा लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। मेरा स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं पहले कह रहा था, मुझे बताएं कि असेंबली के अंदर शोर शराबा ना हो, अमन अमान हो, इसमें अपोजिशन का ज्यादा फायदा या हुकूमत का? हुकूमत का फायदा है ना। हुकूमत का कैसे इंटरेस्ट है कि शोर शराबा हो, लड़ाई हो, तूफाने बदतमीजी हो, माँ बहन की गालियां चल रही हो? तो इसलिए हुकूमत तो बिल्कुल स्पीकर साहब से ही मुतालबा करती है कि एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए। हमने ये भी ऑफर किया उस दिन जब मीटिंग हुई थी कि अगर रूल्स को अमेंड करने की, ये मैं कल की मीटिंग की बात कर रहा हूं जिसमें ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें ये मौलाना फजलुर रहमान के बेटे वहां पर मौजूद थे, उसके अंदर पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ आए हुए थे, मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर और एयाज सादिक थे। मैंने वहां पे ये भी कहा कि चले मिल के हम ऐसे करते हैं कि और रूल स्ट्रेंथन करते हैं, स्पीकर को और इख्तियार देते हैं कि जिसके खिलाफ भी वो एक्शन लेना चाहें वो ले सके। राइट, ऐसा हुआ क्या था असद उमर साहब कि इतना गुस्सा फिर आया? आपने कहा ठीक है उनकी साजिश थी, वो रेडी थे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई थी कि सबको लगा कि हमें भी फेंकनी है बजट की कॉपीज? अगर खाली ऑपोजिशन फेंकती और ना फेंकती गवर्नमेंट तो बात खत्म हो गई थी। इतनी क्या बात हो गई थी? आप वहां थे, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं। हाँ, मतलब वो जाहिर है कि अगर हम सारे हमारे मेंबर्स बैठ के मार खाते रहते उनसे, और किसी के कम से कम अली अमीन गंडापुर के खून पूरे चेहरे पे लगा हुआ था, उसको सामने मैंने देखा। हमारा दूसरा सैफुल्लाह महसूद जो है उसके खून निकल रहा था, अकरम चीमा की अगले दिन आंख उन्होंने कर दी, मलिका बुखारी को कर। तो आप ये कह रही हैं अगर ये मार खाते रहते सरब से और 18, 20, 30 और जख्मी हो जाते तो इसमें क्या खराबी थी, अमन अमान रहता? बीबी ऐसा नहीं होता। जिस वक्त इंसान जो है वो रैशनल काम नहीं करते हैं, जो हुआ वो गलत हुआ, उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जो भी देखेगा उसको, और शायद आप जितने लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनसे भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस वक्त इतने हीटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, तो इसलिए हम कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद ये ना कहें कि अब लड़ाई मत करो। जाहिर है लड़ाई नहीं करनी चाहिए, रूट कॉज पे जाएं। वो जो माँ बहन की गालियां निकाली जा रही हैं उनको रोकें, सप्रेस करें रूट कॉज को, ताकि ये सूरत हाल पैदा ही ना हो। आपने ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन क्विक क्वेश्चन, आपने कुछ नहीं फेंका?
नहीं, मैंने कुछ नहीं बहका, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा। देखा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मेरे क्यों आपको मैं नज़र नहीं आ रहा हूं। मैं एक्चुअली बैठा हुआ था और मैंने लगाए हुए थे हेडफोन और मैं नोट्स ले रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ के स्पीच का जवाब मैंने देना था। तो मैं तो नोट्स ले रहा था और सडनली एकदम से लोगों ने भागना शुरू किया, मेरे चश्मे भी उड़ते हुए गए और मेरा मास्क जो पहना हुआ था, मेरा मास्क भी टूट गया। अगर आप मेरी तस्वीर देखें आगे, जो कभी भी नहीं होता, मैं हॉल के अंदर बगैर मास्क की हूँ, इसलिए कि मेरा मास्क जो है वो टूट गया था। सो मैं आई एम नॉट इवन श्योर एग्जैक्टली एंड में वो ट्रिगर कैसे हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि नोट्स ले रहा था, मैंने स्पीच का जवाब देना था, इसलिए आपको मैं नजर नहीं आ रहा। ओके, ये तो काफ़ी आपने खतरनाक सूरत है ये जो सख्त हो रही थी। हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे बजट पे, राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। बजट पर अब पार्लियामेंट में बहस जारी है। अपोजिशन की जानिब से वफाकी बजट और मुआशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद की जा रही है। हमारे साथ प्रोग्राम में साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने जो शिकवे किए वो भी देख लीजिए। देखिए, मईशत को चलाना मुश्किल होता है, इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये चौथा वजीर खजाना ला चुके हैं 4 सालों के अंदर, और मैं आपको तकरीबन प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि अगले साल शौकत तरीन साहब भी नहीं होंगे, कोई और खड़ा होगा। असद उमर साहब, मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि शौकत तरीन नहीं, कोई और वजीर खजाना बजट पेश करेंगे। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? सर, उससे कोई कतई नज़र के कौन बजट प्रेजेंट करेगा, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए जो ख़राब खबर है ये वज़ीर आज़म फिर भी इमरान खान ही होंगे, तो ज़्यादा परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आपको क्या लगता है जो बजट है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ये वही है जो पीटीआई चाहती थी, अवाम की उमंगों का तर्जुमान है? क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि बार बार टीम चेंज की है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन आपको लगता है कि उस टीम के चेंज होने से पॉलिसी चेंज नहीं हुई है? मैंने फरिया पूरा अपना एक आर्टिकल लिखा जो अखबार के अंदर छपा हुआ भी है, जहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है कि पीटीआई का एक इमरान खान जिन चीज़ों के बारे में सोचते थे, बोलते थे, जब जो लोग, आप अगर इमरान खान के बारे में सोचें तो कहें कि क्या इकोनॉमी के अंदर इमरान खान क्या वादा करते थे, किस किस्म की वो मईशत की बात करते थे। फिर उसको मैंने जोड़ा है जो पीटीआई का 2018 का इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और 4 चैप्टर्स थे उसके अंदर जो इससे डील करते हैं, मईशत के साथ डील करते हैं, और उसको फिर मैंने जोड़ा है उस तसलसल से डिसीशंस जो पहले दिन से हुए और इस बजट तक मैं लेके आया। और कल की अगर आप मेरी स्पीच भी सुनते, उसका भी यही फ्लो था। सो जो विजन था, जो ट्रांसलेट हुआ एक मैनिफेस्टो के अंदर, वो मैनिफेस्टो के अंदर जो कमिटमेंट्स थी उनको कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा रहा है। पहले जब हम कहते थे लोगों को यकीन नहीं आता था या लोग आगे देख नहीं सकते थे, अब तो उसके रिजल्ट सामने आने शुरू हो गए। वो मैंने पूरा वापस जोड़ा है कि हमने कहा क्या था मैनिफेस्टो के अंदर। सो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल यही है कि टीम में चेंजेस के बावजूद जो फंडामेंटल कमिटमेंट है, एक इमरान खान का जो विजन है, जो मैनिफेस्टो है पीटीआई का, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम होता रहा है और उसके रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। और ये जो बजट है, ये बजट भी उसी की अक्कासी करता है। सिर्फ फेजेस जो हैं इकोनॉमी के, क्योंकि वो बदलते जा रहे हैं, शुरू में इमरजेंसी था, सर्वाइवल मोड के अंदर थे, फिर आप एक स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर गए और अब आप ग्रोथ फेज के अंदर गए, तो बजट आपको मुख्तलिफ नजर आएंगे, डिसीजंस आपको मुख्तलिफ नजर आएंगे, बट जो डायरेक्शन है, जो फंडामेंटल कमिटमेंट है, वो एग्जैक्टली द सेम है। इट इज सिंपली कि उस एवोल्यूशनरी पाथ के अंदर आप उस वक्त उस मुकाम पे कहां पर खड़े हुए। प्रोफेसर अशफाक का ये कहना है, उनसे ये सवाल मैंने किया कि क्या तरीका होगा जांचने का कि पीटीआई कामयाब हो गई है इकोनॉमिक फ्रंट पे। उनका कहना था कि अगर आईएमएफ पे दोबारा ना जाएं, आपके ख्याल से उनका ये नापने का पैमाना ठीक है आपकी सक्सेस को? मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक मेजर है कि अगर पीटीआई, और इसको मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, इजाफा करूंगा, क्योंकि हम एक आईएमएफ में ना जाने के लिए बिल्कुल मईशत को निचोड़ के और बिल्कुल लो ग्रोथ के अंदर भी रख सकते हैं। अगर तहरीके इंसाफ कामयाब हो गई कि मईशत जो है वो बढ़ती भी नज़र आई, वो एक ग्रोथ फेज के अंदर नज़र आई, जिस वक्त तक हमारा लेट्स से आखिरी साल 2022-23 होगा, अगर आपको 2022-23 के अंदर जो ये मईशत छोड़ के गए थे, इनकी आखिरी साल था,
5.4% था मईशत की ग्रोथ का। अगर 5.4% या इससे ज़्यादा ग्रोथ भी हुई, लेकिन उनकी ग्रोथ जो थी वो उस कीमत पे आई बिकॉज वो बिल्कुल बोरिंग बेस्ड थी, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग बेस्ड थी, वो कंज्यूमर स्पेंडिंग बेस्ड थी कि मईशत जो है वो बिल्कुल आईसीयू के अंदर चली गई। इतना बड़ा बैरूनी खसारा पैदा हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया था। तो अगर हम वो ग्रोथ भी डिलीवर कर जाएं और हम साथ साथ अपनी स्टेबिलिटी भी रखें और हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ना हो, तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में वाज़े और क्लियर आपको एविडेंस नहीं मिल सकता कि तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान की मईशत को फंडामेंटली एक बुनियादी तौर पे एक मुख्तलिफ पाथ पे, एक सस्टेनेबल पाथ पे डाल दिया है। और ये सिर्फ पिछली मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट की नहीं है। जिस वक्त 11 साल ज़ियाउल हक के, बिकॉज ये भी बड़ी बात की जाती है कि सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया, 11 साल बाद जब ज़ियाउल हक की हुकूमत ख़त्म हुई और बेनज़ीर भुट्टो आई, तो उनके टेबल पे जो पहली जो डॉक्यूमेंट्स रखी हुई थी उसमें से एक आईएमएफ का एग्रीमेंट था। यानी 11 साल मिलिट्री रूल के बाद भी आपके पास ये सूरत हाल थी कि आप बैंकरप्ट थे और आपको आईएमएफ में जाने की जरूरत पड़ गई। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली कोई भी हुकूमत नहीं बदली है जो इस सूरत हाल में नई हुकूमत ना आई हो कि उसके पास नागजीर हो कि आईएमएफ के पास जाना है। तो अगर तहरीक इंसाफ ये काम करने में कामयाब हो जाती है तो ये पाकिस्तान में 4 दहाई के अंदर पहली दफा मुमकिन हो सकेगा और इससे बड़ी मेरे ख्याल में कामयाबी हो नहीं सकती। प्रोफेसर अशफाक से जब ये भी हमने सवाल पूछा, वो ये बाय द वे वो ये भी कहते हैं कि असद उमर एज फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल ठीक डिसीजन ले रहे थे नहीं जाने का आईएमएफ में, या जो डिलेड हुआ जो भी हुआ। उनका ख्याल ये है, अब उनका कोट है कि इन्फ्लुएंस हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, इन्फ्लुएंस हो जाता है खास सर्टन लोगों का, जिसमें से फिर नागजीर हो जाता है कि आप नहीं निकल सकते, एक खुद मुख्तार डिसीजन नहीं कर सकते। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? उनका ख्याल है कि उस वक्त भी हुआ था, खदशा ये कि दोबारा भी हो एक बात तो ये कि ये बिल्कुल मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि डॉक्टर अशफाक हसन वाहिद आदमी थे जो पब्लिकली उनकी भी पोजीशन थी, वही वो अंदर भी पोजीशन लेते थे और वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि आईएमएफ में जाए बगैर भी पाकिस्तान एक सस्टेनेबल पाथ पर जा सकता है और जो एक्सट्रीम क्राइसिस आया हुआ है उस क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता है। ये उनकी पोजीशन थी। सो बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट किया जो मैं नेगोशिएशन कर रहा था। मेरे ख्याल में जो उसके बाद से हालात गुजरे हैं 3 साल और अभी की अगर आप सूरत हाल देखें, उस वक्त तो एक्सट्रीम क्राइसिस था ना। उस एक्सट्रीम क्राइसिस के अंदर जिस किस्म की हमसे डिमांड किए जा रहे थे आईएमएफ से, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मैं पब्लिकली पहले बोल चुका हूँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ क्या डिमांड्स हो रही थी हमारे से डिमांड ये हो रही थी कि आपने डिस्काउंट रेट को, जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट होता है, उसको 19% से नहीं, 19% तो इन्फ्लेशन थी, 22% पर लेके जाना है। उनकी डिमांड ये थी कि 90% बिजली की कीमत बढ़ानी है, 50% गैस की कीमत बढ़ानी है और जो बजट का खसारा कम करना है उसमें सिर्फ 3 साल के अंदर हमें 2.5% से ज़्यादा जीडीपी का जो प्राइमरी बैलेंस होता है, आप ये समझ लें कि या हमें सैकड़ों अरबों रुपए के नए टैक्स लगाने थे या सैकड़ों अरबों रुपए के अखराजात कम करने थे और अखराजात में कट करने में शॉर्ट टर्म के अंदर स्वाय तरक्याती बजट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। ये हमारे सामने रखा गया था। आर्ग्यूमेंट उनकी ये होती थी कि भाई आप सही कह रहे हो, ये इंतहाई तकलीफ दे है, लेकिन और ये वाकई में आज तक हमने आपसे हुकूमत पाकिस्तान से कभी इतने मुश्किल फैसले नहीं मांगे, लेकिन ये भी देख लें कि आज तक पाकिस्तान के हालात इतने खराब नहीं हुए जितने आज हैं। ये आईएमएफ कहता था, ये तहरीक इंसाफ वाले नहीं कहते थे, ये कोई सियासतदान नहीं कहता था, ये आईएमएफ की टीम और सामने हमारे डेटा रखते थे और सच बोल रहे थे वो। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जितने बुरे हालात पाकिस्तान के हुए, जिस किस्म का खसारा हुआ, पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। हमने वो निगोशिएशन भी की, इमरान खान की गुडविल के ऊपर हम एक टाइम भी अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सके, उसके अंदर हमने रिजल्ट्स की बेहतरी दिखाई। जो मैंने कल आपको स्पीच के अंदर भी कहा था कि जो $2 अरब का खसारा था महीने का, उसको हम 6 महीने के अंदर जो है वो लेकर आ गए $1 अरब के, यानी सालाना $12 अरब बचा दिए खसारे के पहले 6 माह के अंदर जो हमने फैसले किए। और वो जब देखा आईएमएफ ने, तो फिर आईएमएफ ने अपनी शराइत भी नरम की, वो मान गए, उन्होंने कहा कि ठीक आप कह रहे थे, आपका तज्जिया ठीक था कि इतने ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी जो हमने स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन की वो अच्छा फैसला था और मेरे ख्याल में अभी भी जो फाइनेंस मिनिस्टर नेगोशिएशन कर रहे हैं ये एक अच्छा फैसला है। उस वक्त भी हमारा अल्टीमेट गोल ये था कि हमने आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर चले जाना है और अभी भी गोल यही है कि हमने आईएमएफ प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है। लेकिन
कंटिन्यू करना या प्रोग्राम के अंदर जाना और आंख बंद करके बात को मान लेना, उसमें फर्क होता है। जो अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन कह रहे हैं कि प्रेशर है मगर हम उनसे बातचीत करें, आपने भी एक्नॉलेज किया, कब तक प्रेशर सस्टेन कर लेगी पाकिस्तान? देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हालात हमारे बहुत बेहतर है। उस वक्त तो जैसे मैंने कहा कि ये सूरत हाल थी, लोग कहते हैं पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता था नहीं, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछिए ना, रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक्सटर्नल पेमेंट्स पर डिफॉल्ट हो रहे थे पाकिस्तान की, लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट हो रहे थे पाकिस्तान की रोजाना की बुनियाद के ऊपर। तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका था। अब जो सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उस वक्त के मुकाबले के अंदर जो नेट रिजर्व्स है वो 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमारी इस वक्त जो बैरूनी खसारा जो महीने में $2 बिलियन हो रहा था, पूरे साल के अंदर हमारा खसारा $2 बिलियन नहीं है, बल्कि इस साल तो जो है सरप्लस में चल रहा है पहले 11 माह के अंदर। तो हमारे पास इस वक्त स्पेस ज़रा बेहतर है। हम नेगोशिएशन के लिए हमारी जो अभी की सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, और कोई ना कोई IMF प्रोग्राम को भी साथ चलाएंगे, और इंशाल्लाह ताला फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम जो है वो अच्छे नेगोशिएशन करके जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ सकता है उसको भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। राइट, वक्फा लेंगे, उसके बाद वैक्सीन पर और टैक्स पर बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। असद उमर साहब, जो मुफ्ती इस्माइल साहब का इतराज़ है। अच्छा जी, इस पे ज़ाहिर बेहतर इसका जो तफसीली जवाब है वो फाइनेंस मिनिस्टर दे सकते हैं, लेकिन जो एमनेस्टी जिसके बारे में पता है वो है कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री। उन्होंने 2 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी डीलर और फिर उन्होंने कहा प्रॉपर्टी डेवलपर। प्रॉपर्टी डीलर जो है वो ज़मीन खरीदो फरोख्त का काम करता है, वो फाइलें बेचना खरीदना प्लॉट खरीदना बेचने के काम करते हैं। जो प्रॉपर्टी डेवलपर है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। और आपको पता है कि कोविड के बाद जो दुनिया के अंदर मसाइल पैदा हुए तो तमाम दुनिया में ममालिक बशमूल पाकिस्तान के एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज देने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इकॉनमी के अंदर बिल्कुल डिमांड कोलैप्स हो रही थी। तो उसके लोगों का रोज़गार बचाने के लिए तमाम मुल्कों ने पैकेजेस दिए। अच्छा, जो अमीर मुल्क हैं उन्होंने तो अमेरिका ने को $2 ट्रिलियन का और जर्मनी ने $1 ट्रिलियन, और उनके पास बड़ी मईशतें, बड़ी उनके पास पैसे हैं। पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है नहीं। तो वज़ीर आज़म ने देखा कि अच्छा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा रोज़गार किन सेक्टर से आती है। तो हमने उनको बताया कि जी सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर फराहम करता है, ज़राअत, और ज़राअत के अंदर जो फैसले किए गए वो भी आपको पता है, और उसका जो असर आया वो भी मैंने तफसील से कल बयान किया। इतनी प्रॉस्पेरिटी ज़राअत के अंदर बहुत अरसे के बाद आई है। और दूसरा जो है शहरी इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोज़गार फराहम होता है वो कंस्ट्रक्शन होता है। सो कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद नेगोशिएट किया IMF से, और IMF एग्री किया कि क्योंकि हमारे पास हुकूमत के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि वो जो मईशत में डाल सके, तो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर की मोबिलाइज करने के लिए। वो बदकिस्मती से ये सारा जो कंस्ट्रक्शन वाला का सेक्टर है उसके अंदर बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सो वो अलाउ किया गया। सो ये तो कोविड की एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर एक एंटी रिसेशनरी मेजर था, और जिसकी जैसे मैंने कहा कि ऑल द वे अप टू IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये इस बात पे इत्तफाक किया कि ये ठीक मेजर है और इसकी इस वक्त ज़रूरत है। राइट, सो अब कुछ वैक्सीन के तरफ आते हैं। 1 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। मैं BBC उर्दू को कोट कर रही हूँ असद उमर साहब, और ये हनीफ का आर्टिकल है जो यूजली क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा वैक्सीन का अमल थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ और शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन रहा, लेकिन अब जिस बड़े पैमाने पर और जिस नज़्म ज़ब्त से लोगों को वबा के टीके लग रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से पाकिस्तान में कोई काम होते नहीं देखा। मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों से पूछ चुका हूँ कि वैक्सीन कहाँ से और कैसे लगवाई। किसी को सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी का चाचा मामा काम नहीं आया, किसी एक के मुंह से भी वैक्सीन लगवाने के अमल में शिकायत नहीं सुनी। सो ये तो आपको क्रेडिट मिल रहा है, और भी बहुत से लोग दे रहे हैं, मैं भी दे देती हूँ, क्योंकि जिन जिन लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने लगवाया वो सब यही कह रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी उठ रहे हैं। एक तो ये कि अब शिकायत आना शुरू हो रही है, ये रिपोर्ट हो रहा है कि वैक्सीन की किल्लत है। पहले एक्सपो सेंटर पर वैक्सीन ख़त्म हो गई, फिर यूनिवर्सिटी सेंटर पे भी ये बात आई। क्या ये सही खबरें हैं या मैनेजमेंट का इशू है? नहीं, ये हुआ ये कि
दो चीज़ें हुई। एक तो हमने जो बहुत ज़्यादा एक एफर्ट करके स्केल अप किया वैक्सीनेशन का। आपको पता है कि हमने कैंपेन लॉन्च की, सारे पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को, निजी शोबे को इसके अंदर इन्वॉल्व किया, फेडरेशन ऑफ चेंबर, तमाम बड़े शहरों के चेंबर्स को इन्वॉल्व किया और एक बड़ी ड्राइव शुरू की। इसी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, उनको हमने इन्वॉल्व किया। तो एक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव कैंपेन स्टार्ट हुई भी है इस वक्त, मोबाइल वैक्सीनेशंस की भी, और जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। और उसके नतीजे में इसी हफ्ते के अंदर अगर आप पहले 2-3 दिन देखें तो रिकॉर्ड हमारी वैक्सीनेशन हो रही है। इसी हफ्ते के अंदर हमने 1 नहीं 2 दिन डेफिनेटली, शायद 3 दिन, लेकिन 2 दिन डेफिनेटली 4 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन की हैं। सो एक तरफ तो ये जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुई, दूसरी एक हमारी शिपमेंट थी जो चाइना से आनी थी जिसके अंदर को 3 या 4 दिन का डिले आया है। तो 2-3 दिन के लिए बिल्कुल देयर आर एरियाज जहां के अंदर वैक्सीन की सप्लाई के अंदर थोड़ा सा हमारे गैप आया है, लेकिन कल भी जो है वो लाखों की तादाद में वैक्सीन लगी है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है। और अगली शिपमेंट जो आ रही है वो इतवार को आ रही है, बड़ी एक शिपमेंट आ रही है और ये 20 तारीख होगी और उसी दिन रात को ये तमाम सूबों के अंदर सबको सप्लाई कर दी जाएगी। फिर उसके बाद 22 को अगली शिपमेंट है, फिर 24 को अगली शिपमेंट है। सो ये सिर्फ 2 या 3 दिन का प्रॉब्लम आया है इसके अंदर, और वो जैसे मैंने बताया कि क्योंकि एक शिपमेंट होनी थी उसके डिले हो गई। अच्छा, उसमें भी चाइना का मैं ये एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है दुनिया के अंदर के बाकायदा वैक्सीन के ऊपर जंग हो रही है, तमाम दुनिया उस वैक्सीन के पीछे दौड़ रही है और दुनिया में ज़्यादातर इस वक्त ममालिक जो हैं उनके पास ना होने के बराबर वैक्सीन आ रही है। चाइना के साथ जो हमारी ख़ास रिलेशनशिप है उसकी वजह से चाइना ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में वैक्सीन की फरामी की बेहतर फरामी रखी हुई है। तो उनका हम जितना भी शुक्रिया करें वो कम है। हम ख़रीद रहे हैं उस वैक्सीन को, लेकिन उसके बावजूद ख़रीदने वाले तो बहुत इस वक्त दुनिया के अंदर फिर रहे हैं, मतलब सिर्फ मैं लेकिन उसके बावजूद वो इतना ज़्यादा हम स्ट्रेच करके वो जिसको बोलते हैं ना बेंड ओवर बैकवर्ड करके वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ज़रा सा उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, एक 3-4 दिन की शिपमेंट डिले हुई थी, जस्ट 2-3 दिन का इशू है। जो एक और खबर आई और ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहीद रहमान ने सवाल किया है कि हुकूमत ने 1 लाख फाइजर वैक्सीन कहीं छुपा दी है क्योंकि फाइजर वैक्सीन किसी को नहीं लगाई जा रही। ये वैक्सीन मौजूद है पाकिस्तान में, आप लोगों ने कहाँ छुपाई है? ये बिल्कुल, अब इस बात को, इस कमेंट को आप जोड़ें जो अब मोहम्मद हनीफ का पहले हमें बता रहे थे। पाकिस्तान की अशराफिया को आदत ये है कि पाकिस्तान की अशराफिया के पास खुसूसी इख्तियार होता है कि जो काम वो करना चाहें सबसे पहले उनकी मर्जी का काम किया जाता है। इस वक्त आपको पता है क्योंकि हमारे जो ज़रा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आपके मेरे जैसे जो लोग हैं, वो बाहर भी ट्रैवल करते हैं, वैसे भी ज़्यादातर हमारे जैसे लोग जो है उनकी थोड़ी वेस्टर्न ओरिएंटेशन भी ज़्यादा होती है, तो दिमाग में ये होता है कि अमेरिका का टीका बेहतर है, लेकिन ऑल्सो बिकॉज ट्रैवल करना चाहते हैं कोई। इस वक्त मेरी सोशल क्लास से फरिया मेरे ऊपर भरमार थी कि फाइजर दिला दो, फाइजर दिला दो, बशमूल मेरे क्लोज कॉलीग्स की तक की कॉल्स आई और इन्होंने कहा जी फाइजर दिला दो। मैंने कहा एक टीका नहीं मिलेगा। एक तरीक़ेकार है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो है सिर्फ उनके लिए डेडिकेट की है, बिल्कुल भी छुपे नहीं है। फाइजर की वैक्सीनेशन भी हो रही है, लेकिन हाँ अशराफिया जो चाहती है कि मेरे असर और रसूख की बुनियाद के ऊपर मुझे तरजीही बुनियाद पे मिल जाए, क्योंकि मैं मांग रहा हूं, इसलिए नहीं कि हेल्थ की गाइडलाइंस है, उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो एक तासुर है, आपने इसकी निशानदेही भी की कि फाइजर बेहतर है चाइनीज वैक्सीन से, ये ठीक है तासुर? ऐसा है नहीं। जैसे दुबई वगैरह कह रहे हैं कि वही वाली चाहिए। नहीं नहीं, दुबई तो बिल्कुल भी नहीं। दुबई की तो रूलिंग फैमिली को साइनोफार्म लगी है। दुबई में मेरी एक भतीजी जो है वो दुबई में रहती है, तो वहाँ पे तो वैक्सीन ऑफ चॉइस, सारी दुनिया की वैक्सीन वहाँ पे अवेलेबल थी, वैक्सीन ऑफ चॉइस साइनोफार्म थी। सो ऐसा नहीं है। तो बॉटम लाइन ये, तमाम वैक्सीन जो हैं वो इफेक्टिव है, जो भी अवेलेबल हो आपको वो लगवानी चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ये ज़रूर है कि उनके लिए खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन अदरवाइज़ एक नॉर्मल जो भी शख्स हैं हमारी आबादी के, कोई भी वैक्सीन लगाए, सब वैक्सीन जो है वो मौसर है और आपकी हिफाजत करेंगी। एक अहम सवाल, क्या कभी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी? कोरोना ख़त्म हो जाएगा? कोरोना तो अल्लाह जानता है ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये इनकी अपनी एक लाइफ होती है, म्यूटेट करता है वायरस मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करता है। अब लेटेस्ट इस वक्त जो ख़तरनाक ख़बर ये है, वो तमाम रिसर्च से अब तो डेटा आ गया है कि जो इंडियन वायरस है, जो इंडियन वेरिएंट है,
जिसको अब वो डेल्टा वेरिएंट का नाम लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया का बड़ा असर ज़ुहूक है तो उन्होंने, वो बदनाम हो रहे थे तो उसका नाम उन्होंने अब डेल्टा वेरिएंट कर दिया है, जो बेसिकली इंडियन वेरिएंट है। वो सबसे ज़्यादा जो है वो आसानी से फैलता है, सबसे ज़्यादा कंटेजियस वो है, और एज अ रिज़ल्ट आप इस वक्त इंडिया में जो पहली अभी वेव आई हुई थी, दूसरी वेव जो उनकी थी, वो ये इंडियन वेरिएंट नहीं था उसकी, वो यूके वेरिएंट था जो डोमिनेंट था। अब इंडिया के अंदर वो जो वेरिएंट है उसकी वजह से इंडिया के जो केजरीवाल जो हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनके जो मॉडलिंग जो करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, जो डेटा एनालिटिक्स करते हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि एक दिन के अंदर एक शहर में 37,000 केस होने जा रहे हैं, बिकॉज दोबारा से रिसर्जेंस हो रही है। सो आपके जवाब का सवाल का मुख्तसर सवाल ये है कि जितनी जल्दी पाकिस्तानी वैक्सीन लगाएंगे उतनी जल्दी ज़िंदगी वापस नॉर्मल पे जाने की हमें इजाज़त मिलेगी। राइट, असद उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सारे मामलात पर बातचीत हुई, खासतौर पे वैक्सीन के हवाले से, बजट के हवाले से, और जो पार्लियामेंट में होता रहा उसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। डू गिव मी योर फीडबैक। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।